देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता तौर पर महंगाई के मुद्दे पर फिर एक बार मरकजी हुकूमत को घेरा। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महंगाई के मुद्दे पर फिर एक बार मरकजी हुकूमत को घेरा है। राहुल गांधी ने डीजल पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, साथ ही उन्होंने एलपीजी सिलेंडर्स की बढ़ी हुई कीमतों का भी जिक्र किया। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको एक और इस वक्त का। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर एक बार मरकजी हुकूमत को घेरा है। महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और कहा कि मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है, कभी किसी चीज के दाम बढ़ जाते हैं, कभी किसी चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। डीजल पेट्रोल ये तकरीबन इकोनॉमी के हर भाग में कहीं ना कहीं इनपुट होता है इसका। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट चोट लगती है और एक इनडायरेक्ट चोट लगती है। डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज के दाम बढ़ते हैं। पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डिमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो महंगाई के मुद्दे पर फिर एक बार राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को घेरा है और उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि मुसलसल बढ़ती महंगाई से आम आवाम में बहुत बेचैनी का आलम होता जा रहा है धीरे धीरे। हमारे साथ आज की इस बड़ी खबर पर हमारे नुमाइंदे न्यूज रूम से आसिफ इकबाल बने हुए हैं। आसिफ इकबाल का रुख करेंगे यहाँ पर और उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस सिलसिले में। आसिफ, ये पहली बार नहीं है जब महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को घेरा है। कभी वो साइकिल से पार्लियामेंट तक यात्रा करते हैं, महंगाई पर सरकार को जगाने के लिए, बेदार करने के लिए, आवाम की परेशानियां उन तक पहुंचाने के लिए आज उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से थोड़ी देर पहले, और इस बढ़ी हुई महंगाई को लेकर उन्होंने सरकार को बाकायदा आगाह भी किया है। आसिफ, हिज़्ब इख्तिलाफ पूरे जारियाना अंदाज में नजर आ रहा है महंगाई के इस मुद्दे को लेकर। कि बहुत बार ऐसा रहा है कि जब राहुल गांधी तमाम इस इशू पे, खास तौर पे महंगाई पे, कई बार इस सरकार को घेर चुके हैं, चाहे पिछली सरकार रही हो 2014 से लेकर 2019 तक, या फिर 2019 से अभी 21 तक। ये लगातार जब भी महंगाई का मुद्दा रहा है, राहुल गांधी सड़कों पर नजर आए, राहुल गांधी सदन में नजर आए, राहुल गांधी ने अपनी आवाज़ को मजबूत किया। लेकिन आज मैं बताऊं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी अंदाज उनके बदले हुए नजर आ रहे थे। आज का अंदाज ये था कि वो तलखी भरी, तलखी तो ज़रूर थी लेकिन सटायर ज़्यादा था। वो केंद्र सरकार पर जिस तरीके के आरोप लगा रहे थे, आप सोचिए ना, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जीडीपी बढ़ रहा है,
बहुत तेजी से जीडीपी बढ़ रहा है, तो लोगों को बड़ा हैरत हुआ कि कहाँ बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि गैस, डीजल और पेट्रोल, जीडीपी को आप इंक्लूड कर लीजिए, देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि गैस, डीजल और पेट्रोल जीडीपी उसको मिलाकर होता है, और वही उन्होंने कहा कि ये इसके दाम बढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार का जीडीपी बढ़ रहा है। उन्होंने जो कागज का बार बार जिक्र किया और बार बार वो कागज दिखाया, मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि वो भी ज़रूर दिखाएं हमारे तमाम नाजरीनों को कि यही वो कागज है जो राहुल गांधी बार बार वो दिखा रहे थे। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा फोकस आज इसी बात को लेकर थी। वो बार बार ये कह रहे थे कि देखिए यही वो चीज़ है जो एक तरीके से वो बताना चाह रहे थे कि डीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन किन किन चीज़ों का हो रहा है और कैसे हो रहा है। वो तंज था उनका, और उस तंज को इस कागज़ के जरिए वो दिखाना चाह रहे थे। एक पेपर और था, मैं आपको वो भी पेपर दिखाऊंगा क्योंकि अपने तमाम नाजरीनों को दिखाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में जो दूसरा पेपर था वो ये था। और मैं चाहूँगा कि तमाम हमारे कैमरामैन साथी जो हैं वो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि आखिर उनके हाथ में किस तरह की चीज़ें थी और कैसी चीज़ें थी जिसको लेकर राहुल गांधी तंजिया अंदाज में दिखाना चाह रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि ये साफ तौर पे ये था कि इसमें क्या है, मैं वही बता दूं मुमताज़। इसमें है 2014 और 2021 का बाइफर्केशन है, गैस, पेट्रोल और डीजल। उसमें उन्होंने बताया है कि गैस उस समय 410 रुपये, गैस सिलेंडर जो था वो 410 रुपये था 2014 में, लेकिन 2021 आते आते 885 रुपये होंगे। उसमें चेंजेस जो बढ़ोतरी हुई है 116% बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की प्राइस 2014 में 71 रुपये 51 पैसे थे, जो 2021 आते आते 101 रुपये 34 पैसे हो गए, 42% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद डीजल के प्राइस में 2014 में 57 रुपये 28 पैसे थे और अभी 2021 में 88 रुपये 77 पैसे हैं, 55% की बढ़ोतरी है। लेकिन उसके बाद का जो डाटा है मुमताज़, वो भी बहुत इंटरेस्टेड है। वो कह रहे हैं कि जब 2014 में पेट्रोल और डीजल के प्राइस 71 रुपये 57 रुपये थे, उस वक्त क्रूड ऑयल के प्राइस जो थे वो 105 रुपये थे बैरल के। और उस वक्त 2021 में उसी क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो $71 है। पहले $105 था, अब वो $71 है। अब मतलब आप सोचिए डिफरेंसेस कैसे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 32% की गिरावट है इसमें, और उसके बावजूद पेट्रोल और डीजल, जो पेट्रोल प्राइस 71 रुपये थे 2014 में, वो 2021 में 101 रुपये हैं। ठीक उसी तरीके से गैस, इंटरनेशनल गैस सिलेंडर के प्राइस में उन्होंने बताया कि पहले था 880 रुपये डॉलर था जो 2014 में, और इस वक्त 2021 में इंटरनेशनल गैस सिलेंडर के प्राइस जो है वो 653 रुपये पर सिलेंडर पर मैट्रिक टन है डॉलर के हिसाब से, $653 के। अब आप सोचिए इसमें भी दिया है उन्होंने कि -26% की घटोतरी हुई है, मतलब माइनस हुआ है। उसके बावजूद इंडियन प्राइस में, इंडियन मार्केट में इसका प्राइस चरम पे है। उन्होंने जो ऊपर में बहुत ही साफ तौर पे जो बताया कि 410 रुपये 2014 में, 885 रुपये 2021 में, 116% का ग्रोथ हुआ है। तो आप इसे समझिए कि इस बार कितनी तैयारी के साथ वो आए हुए थे। और उन्होंने साफ तौर पर ये अपने अंदाज में केंद्र सरकार पे आरोप लगाया मुमताज कि केंद्र सरकार किसके कहने पे, क्या कहने पे कर रही है वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, महंगाई की मार से दो चार होना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तमाम दिक्कतें परेशानियां हो गई थी जब नमक और प्याज महंगा हुआ था। बहुत सारे जो आज इस वक्त बीजेपी में लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी, उन्होंने उस वक्त उनका एक गाना था, पियजिया अनार हो गई नमकिया पे मार हो गई, उस गाने को लेकर बहुत वायरल वो सॉन्ग हुआ था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त महंगाई की हालत ऐसी थी। आपको याद होगा 2014 से पहले एक मूवी आई थी जिसका गाना था कि महंगाई डायन खाए जाते। आज वही स्थिति है। वो बार बार एग्जाम्पल भी दे रहे थे और बार बार जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस को लेकर और इंडियन मार्केट में वो कंपेयर कर रहे थे, उसमें साफ नजर आ रहा था कि किस तरीके से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, लोगों के पॉकेट पे मार पड़ रही है। सीधे तौर पे आप समझिए कि महंगाई की मार से हर आदमी दो चार हो रहा है, चाहे वो आम हो या फिर खास हो। और उसी को लेकर आज राहुल गांधी ने बाजाबते ये प्रेस वार्ता की पूरे डाटा के साथ। अब देखना होगा कि इस पर केंद्र सरकार क्या जवाब देती है। केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, खासतौर पेट्रोलियम मंत्री, जो नए पेट्रोलियम मंत्री बने हैं, उनको इस पर जवाब देना होगा। उस वक्त हरदीप पुरी हैं पेट्रोलियम मंत्री, उनको जवाब देना होगा कि आखिर वो कौन सा इन तमाम सवालों के क्या जवाब देंगे, या फिर कोई और मंत्री इस पर जवाब दे सकता है, पार्टी कार्यकर्ता देगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे डाटा के साथ ये बात रखी है, वो कहीं ना कहीं से बड़ा सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। और
मैं आपको बताऊं कि इसके लिए बजाबते कभी राहुल गांधी की जितनी भी प्रेस वार्ता होती रही है उससे पहले कभी एजेंडा साफ नहीं होता है। वो होता है कि राहुल गांधी प्रेस वार्ता करेंगे, उसमें बहुत सारे इश्यूज होंगे। आज पहली बार था कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर पहले से आ गई थी और एजेंडा भी बिल्कुल क्लियर था मोटे अक्षरों में कि आज पेट्रोल प्राइस, गैस सिलेंडर प्राइस और प्राइस हाइक पर वो प्रेस वार्ता करने वाले हैं। और आज ही आपको मालूम होगा कि 25 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ाया गया है। 25 रुपये घर जो हाउसिंग गैस सिलेंडर है और 75 रुपीज़ जो कॉरपोरेट सिलेंडर है। तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि इसकी वजह से मुमताज सभी के घरों में डाका पड़ेगा। सभी के घरों का जो बजट है वो बहुत ही ज़्यादा चरमराने स्थिति में होगा। बार बार ये कहा जाता है कि रोटी दाल की कीमत अब लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के घरों के बजट जो है वो लगातार बढ़ जाते हैं। सैलरी हाइक इसलिए नहीं हुई है क्योंकि 2 साल से सभी लोगों के कामकाज बंद थे, सभी लोगों के पैसे रोटेशन नहीं हुए हैं, तमाम दिक्कतें परेशानियां हुई हैं। उन दिक्कतें परेशानियों को दूर करने की पूरी कवायद होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल प्राइस में हाइक हुआ है, जिस तरीके, क्योंकि कहा यह जाता है कि पेट्रोलियम के प्राइस जैसे ही बढ़ते हैं उसका सीधा असर तमाम लोगों के किचन पे पड़ता है, तमाम लोगों के पॉकेट पे पड़ता है, तमाम लोगों के बजट पे पड़ता है। क्योंकि प्राइस आपकी सैलरी हाइक नहीं कर रही है, लेकिन महंगाई प्राइस हाइक जरूर हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें परेशानियां लगातार उससे दो चार होना पड़ रहा है। मुमताज। आसिफ, इस सब के बीच में एक चीज जो नई नोटिस में आ रही है वो ये कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों में मुसलसल एक्टिव हो रहे हैं। वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, ज़राई कवानीन का मुद्दा हो या फिर पेगासस वाला मामला हो। अब महंगाई के मुद्दे पर कम से कम चौथी या 5वीं बार है जब बाज़ाब्ता तौर पर कोई एहतमाम करके राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को घेरा है। तो हिज़्ब इख्तिलाफ अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में है ये कहा जाए, या फिर ये चीजें हो इतनी ज्यादा रही हैं कि एक्टिव मोड में आना पड़ रहा है अपोजिशन को। देखिए सीधी बात है कि जब से राहुल गांधी 2014 से सरकार से बाहर हैं तब से आप कह सकती है, बहुत दावे के साथ ये मैं भी कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक ही आदमी नजर आता है सड़कों पे या सदन में या सदन के बाहर या सड़कों पे, जहाँ भी आवाज़ उठाता वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के या विपक्ष के आप कह लीजिए जो अपनी विरोधाभासी आवाज़ के लिए माने जाते हैं। मतलब हम इसलिए कह रहे हैं कि विरोध सरकार के लिए, वो सरकार के खिलाफ खुलकर जो सामने सड़कों पे नज़र आते हैं, सदन में नज़र आते हैं, कहीं भी किसी भी डिबेट में नज़र आते हैं, तो वो राहुल गांधी ही नज़र आते हैं। आप कहीं भी अभी इधर आँख उठा के देख लीजिए, पहली बार ऐसा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि 2019 के बाद पहली बार इस बार हुआ जब संसद सत्र नहीं चल पाया, पूरे तरीके से नहीं चल पाया। वरना अभी तक ओम बिरला इस बारे में विख्यात और प्रख्यात थे कि उन्होंने सदन को बहुत ही बेहतर तरीके से चलाया। जब 2019 में वो लोकसभा स्पीकर बने और उसके बाद जितने भी सेशन हुए हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से चलाने का एक ख्याति उन्होंने हासिल किया था ओम बिरला ने। लेकिन इस बार राहुल गांधी की जो प्लानिंग थी, राहुल गांधी की जो रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं से पूरे सरकार पे भारी पड़ी, क्योंकि पेगासस का मसला उसी समय आ गया, उसके बाद महंगाई का मसला उसी समय, किसानों का मसला उसी समय, और ये तमाम ऐसे मसले थे, तमाम ऐसे मामले थे जिस पर केंद्र सरकार की फजीहत हुई है, जमकर फजीहत हुई। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आप ये जान लीजिए कि संसद न चलना सरकार की सबसे बड़ी फेल्यूर मानी जाती है, चाहे वो उस वक्त केंद्र सरकार में कोई भी रहे। आप याद कीजिए कि 2014 से पहले, खासतौर पर 2012 का वक्त याद कीजिए जब पार्लियामेंट नहीं चल पा रहा था, बिल्कुल पूरे तरीके से ठप पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि उस वक्त बीजेपी आक्रामक तेवर थे, बीजेपी ने तय कर लिया था कि उस पर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम अगर 1 रुपये भी बढ़ते थे, 2 रुपये भी बढ़ते थे, तो यही बीजेपी है, यही जो सरकार में मौजूद लोग हैं, ये लोग सड़कों पे नजर आते थे, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन करते थे। वो कहते थे कि ऐसे अगर ये सरकार जो कर रही है वो सीधे तौर पर लोगों के जेबों पर डाका डाल रही है। ये वही बीजेपी है इस वक्त, कि इस वक्त वो केंद्र सरकार में है, और वही कांग्रेस है जो कल तक सरकार में थी वो सड़कों पर है। तो ये साफ तौर पे है कि ये बात बहुत ही सही सवाल आपका, और कि राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लगातार इसको लीड कर रहे हैं, और चाहते हैं कि अपोजिशन एक बार मजबूत स्थिति में हो जिससे केंद्र सरकार की मुसीबतें बढ़ें। अब ये देखना होगा, क्योंकि आज ही आप देखिए, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया, और जिस तरीके से और भी लीडर हैं इस देश में, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, विपक्ष के बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन अभी तक किसी की आवाज़ सुनी नहीं। जबकि महंगाई की मार से 2-4 सभी लोग हो रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता हो रहे हैं, उनके नेता हो रहे हैं, उनके पार्टी के वर्कर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई।
आवाज सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी उठा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी अब पहले से बहुत आक्रामक दिख रहे हैं और वो और इस बात को बहुत जानते हैं। बहुत तंजिया लहजा है उनका। अब जब भी वो मरकजी हुकूमत को घेरते हैं, आसिफ, हम और आप देख ही रहे हैं इतने वक्त से बड़े तंजिया लहजे में राहुल गांधी सरकार को घेरते हैं। उन्होंने ये भी कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस सरकार के लिए जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। आप समझ रहे हैं आसिफ? और इस तरह की भाषा का, इस तरह की जुबान का, इस तरह के लहजे का अक्सर राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं। आज भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने साथ ही साथ सवाल भी दाग दिया सरकार से कि बताइए, आपने जो जीडीपी से इतने लाख करोड़ कमाए वो कहाँ है? जीडीपी का मतलब राहुल गांधी की तरफ से गैस, डीजल और पेट्रोल यही है। तो पूरी तरह से घेरते जा रहे हैं सरकार को राहुल गांधी। इंटरेस्टेड ये है कि देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि सभी लोग परेशान हाल हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग परेशान नहीं होंगे, बीजेपी के लोग भी परेशान होंगे। इसका उपाय ढूंढ रहे होंगे कि महंगाई को कैसे काबू किया जाए, लेकिन काबू नहीं हो पा रहा है। और काबू न होने पाने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों के सीधे जेबों पर डाका पड़ रहा है। हम बार बार यही इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने आज अपने तल्ख तेवर बताए हैं, और राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं, राहुल गांधी ने जब भी तेवर दिखाए बहुत तल्ख तेवर थे। आप याद कीजिए, जब उस दिन साइकिल यात्रा, जब मैं खुद उस समय वहाँ पे था, तो उस वक्त भी वो बहुत ही काफ़ी एग्रेसिव मोड में थे। और माफ़ कीजिएगा, उस वक्त भी साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि देखिए, इस सरकार को जवाब देनी पड़ेगी और जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। किन तमाम सवालों के जवाब चाहिए हमको। आप सिर्फ ये कह के नहीं बच सकते कि नहीं ये ऊपर से इंटरनेशनल प्राइस है और उसकी वजह से हम लोग को ये करना पड़ रहा है। उन्होंने डाटा दिया कि इंटरनेशनल प्राइस है तो इंटरनेशनल प्राइस तो घट रहा है, इंटरनेशनल प्राइस तो हर चीज़ कम हो रही है। फिर आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि जो लगातार आप प्राइस हाइक कर रहे हैं, आप लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। अभी कांग्रेस की लास्ट पीसी थी रणदीप सुरजेवाला की, मैं उसका भी जिक्र कर दूँ आपको, कि उन्होंने कहा था कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कई सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो सरकार जिस 9 रत्नों में जिसको शामिल किया हुआ था, उसको पीपीटी मोड में, पीपी मोड में, प्राइवेट और पार्टनरशिप मोड में उसको लाना चाहते हैं। जैसे खासतौर पर रेलवे की बात कर लें, खासतौर पे कई सारे ब्रिज की बात कर लें, कई सारे रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर लें। तो उस वक्त रणदीप सुरजेवाला ने ये बात कही थी कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। तो जब हुआ नहीं 70 साल में, तो आप बेच किस चीज को रहे हैं? आप क्या बेचना चाहते हैं? आप क्या बेच रहे हैं? किन चीजों को? इनको अगर बेचेंगे तो इसके अच्छे दाम से हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारा पैसा बढ़ेगा। जब कोई चीज है ही नहीं तो बेच क्या रहे हैं आप? या कुछ चीज बेहतर नहीं है तो बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल किया था कि आपको यह जवाब देना चाहिए कि आपने 7 सालों में क्या बनाया है। 7 सालों में 7 चीज़ आप बता दीजिए जो आपने बनाया हो और जो आपने किया हो, जो आपको लगता हो कि जिसकी वजह से जीडीपी बेहतर हो गई, जिसकी वजह से सरकार अपनी पीठ थपथपा ले। ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है, बल्कि आप लगातार उन कंपनियों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हर सेक्टर में आप प्राइवेट सेक्टर को एंट्री करा रहे हैं। आप ट्रेन की बात, आप रेलवे की बात कर लें। आप रेलवे वही रेलवे है जब बार बार ये कहा जा रहा था कि सीके जाफर शरीफ के बाद जब दूसरे रेल मंत्री आए नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, उन्होंने उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश की। उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव आए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि रेलवे प्रॉफिट में, आपको याद होगा वो डाटा, आपको याद होगा पार्लियामेंट में सबके सामने चीख चीख के लालू यादव ने कहा था। उसके बाद जब ममता बनर्जी आई तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें और भी चीज़ों को रिनोवेट करेंगे और बेहतर करेंगे। ममता बनर्जी के बाद मुकुल राय और दिनेश त्रिवेदी आते हैं, उन लोगों ने भी कहा कि इसको हम बहुत बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन उसी समय से ये प्रॉब्लम दिखने लगा। पीयूष गोयल लास्ट रेलवे मंत्री थे, उन्होंने ही ये प्लानिंग की कि क्यों ना हम इसमें प्राइवेट सेक्टर को एंट्री करें। आपको याद होगा कि 2 प्राइवेट ट्रेन चली थी, तेजस एक्सप्रेस और वंदे भारत। और ये दोनों ट्रेनों की खास तौर पे तेजस की बात कर ले तो तेजस प्रॉफिट में नहीं रहा। तेजस की हालत खस्ता हो गई। लोगों को उतने महंगे, आप खुद समझिए, तेजस का फेयर ऐसा हो गया था जिस तरीके से फ्लाइट का फेयर होता है। आप फ्लाइट के फेयर की बात कर लीजिए। फ्लाइट का फेयर आपको याद होगा कि अभी से अगर 4 महीने पहले, 5 महीने पहले की बात कर ले तो अभी 4 महीने में फ्लाइट के फेयर में बहुत गजब की बढ़ोतरी आई है। जहां कल तक दिल्ली से बनारस या पटना की टिकट आपको 3,500 रुपये, 3,200-3,400 रुपये मिलती थी, आज वो 5,200 रुपये में मिल रही है। आप इस बात को समझिए। तेजस एक्सप्रेस ट्रेन की अगर बात कर लें तो उस ट्रेन का फेयर जो था वो इकोनॉमिक फेयर की तरह था। वो फेयर बढ़ता जाता था, वो रोटेशन पीरियड में था कि अगर आपने 1 घंटे पहले लिया टिकट तो वो महंगा होगा, आपने 10 घंटे लिया तो ये होगा, आप 20 घंटे ले रहे तो ये होगा। तो आप सोचिए कि आप एक तरफ प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो कल तक
जो चीजें प्रॉफिटेबल थी, जो चीजें आपको प्रॉफिट दे रही थी, आप उसको दुरुस्त कर सकते थे, आप उसको बेहतर कर सकते थे, आप उसको बेचकर आखिर सरकारी पैसे कहां जा रहे हैं, इसका भी हिसाब किताब। ये तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और बार बार सवाल पूछा जा रहा है केंद्र सरकार से कि आखिर जवाब दीजिए इसका। जी आसिफ, राहुल गांधी ने तकनीकी बातें भी की हैं। अब जिस तरह से वो सरकार को घेरते हैं, अब बारीकियों पे आ जाते हैं राहुल गांधी। उन्होंने ये भी कहा आसिफ कि पिछले 7 साल में हमने एक नया इकोनॉमिक पैराडाइम देखा है। बहुत ही पैराडॉक्सिकल बात है कि डीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। पीएम कहते हैं कि मैंने डीमोनेटाइजेशन किया है, वजीर खजाना कहते हैं कि मोनेटाइजेशन हुआ है। राहुल गांधी ने फिर तबकों की बात की। आसिफ, आप समझ रहे हैं मरहलेवार तरीके से उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फिर उन्होंने कहा कि जो छोटे दुकानदार हैं, कारोबारी हैं, या फिर छोटे काम धंधे करने वाले हैं, छोटे सनअतकार हैं, उनका डीमोनेटाइजेशन हो रहा है पिछले 7 सालों से। मोनेटाइजेशन हो रहा है सिर्फ 4 से 5 चंद खास दोस्तों का, और ये वही दोस्त हैं आसिफ जिन पर राहुल गांधी अक्सर निशाना साधते हैं। देखिए ये बात साफ है क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि देखिए राहुल गांधी 7 साल से स्टडी कर रहे हैं, 7 साल से चीज़ों को समझ रहे हैं, और ये भी आप कह लीजिए कि 7 साल से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकार में सत्ता में आ सके, लेकिन अभी फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। कम से कम 2024 तक तो बिल्कुल भी दावे से आप कह सकती हैं कि सरकार में कोई तब्दीली नहीं आने जा रही है। और दूसरी तरफ देखिए एक बात और समझना होगा, बहुत ही ईमानदारी से इस बात को कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को और तमाम बड़े नेताओं को एक्सेप्ट करना होगा कि यहाँ पे ताकत की पूजा होती है, ताकतवर आदमी की बात सुनी जाती है। जो ताकत के साथ अपनी बात को कहता है उसकी बात को लोग गंभीरता से लेते हैं। ये सबको पता है कि राहुल गांधी इस वक्त कमजोर स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए उनकी बात को भी लोग हवा में उड़ा देते हैं। आप खुद सोचिए, कुछ दिनों पहले तक मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में मजबूत स्थिति में सरकार आई थी। आप याद कीजिए वो वक्त जब ये सरकार 2017 में बन के आई थी, तो ये तमाम लोग 2016 से 2017 का वो वक्त याद करिए जब बीजेपी जरूर सरकार में थी, लेकिन जब ये चारों बड़े बड़े स्टेट बीजेपी हारी थी, उस वक्त जवाब देना मुश्किल हो गया था बीजेपी के लिए, बहुत मुश्किल हो गया था। बीजेपी को ये लग नहीं रहा था कि ये कैसे हो गया, उसकी ज़मीन कैसे खिसक गई, क्योंकि उस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उनके बड़े बड़े दिग्गज धाराशाही हुए थे। खासतौर पर 15-15 सालों की सरकार थी रमन सिंह और शिवराज चौहान की, और उसको उन लोगों ने हटाया था। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी का एक जोश और जज्बा भी था, एक जुनून था, एक बड़ा पावर दिखता था, पावर सेंटर होने की कवायद में थी। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद की स्थिति अभी तक आप देख लीजिए कि फिर वो उठ के खड़े नहीं हो पाए हैं, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस की दिक्कत हो रही है, राजस्थान में कांग्रेस की दिक्कत हो रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दिक्कत है। तो पहले अंदरूनी कलह को दूर करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है कि इस अंदरूनी कलह को कैसे दूर किया जाए, फिर हम आगे बढ़े। देखिए, आप लड़ाई तब, मुमताज, किसी से भी लड़ाई तब कर लेते हैं जब आप घर में मजबूत हों। आप बाहर वालों से तभी आप मुकाबला करेंगे या उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उनके अपने सवालों के जवाब मांगोगे जब आप मजबूत हों। कांग्रेस पार्टी को बेहतर पता है कि इस वक्त तो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है और बहुत ही कमजोर स्थिति में। आप सोचिए कि पंजाब जैसे स्टेट में भी उनको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है कि समझ से परे है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन ऐसे लड़ रहे हैं जैसे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई हो रही है, अकाली दल और बीजेपी की लड़ाई हो रही है, उस तरीके से नजर आता है। ठीक वही छत्तीसगढ़ में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में भी हालात वही हैं। एक तरफ रोज दावा कर रहे हैं भूपेश बघेल कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, दूसरी तरफ के टी.एस. सिंह बाबा कहते हैं कि नहीं, अब तो मैं मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने वाला हूं। ठीक उसी के बगल में चले जाइए राजस्थान में रोज अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई चल रही है, उनके लोग मारकाट कर रहे हैं, अपने में ही मारकाट है। ये कांग्रेस पार्टी में आप देखिए किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में इनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी नजर नहीं आता है कि मध्य प्रदेश में एक मजबूत चुनौती पेश कर सकें। मजबूत जो एक आदमी इनके पास था वो भी छोड़ के चला गया, उसने दूसरी सरकार बना दी। वही अंदाज अब बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में भी कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। वहां भी यही माना जा रहा है कि कुछ विधायक तुरंत मूव करने के चक्कर में, जैसे ही उनकी संख्या बल मजबूत होगी, वो सीधे जेडीयू और या बीजेपी के साथ चले जाएंगे। झारखंड की हालत देखिए, झारखंड में सरकार जरूर अलायंस की सरकार है, लेकिन रोज मारकाट मचा हुआ है। वो अपने कांग्रेस विधायक दिल्ली आलाकमान पहुंच जाते हैं कि वो विधायक सही नहीं है, उन अध्यक्ष को बदलिए, यहाँ कीजिए। महाराष्ट्र में सरकार अगाड़ी सरकार चला रही है, वहां भी तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अपनी सरकार के खिलाफ ही जांच का आश्वासन दे रहे हैं
रहे हैं, जांच के आदेश दे रहे हैं। आप सोचिए कि वहां प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में बैठे हुए और वो खुद ही एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को कोस रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शिवसेना इस तरह की हरकत कर रही है और एनसीपी इस तरह की हरकत कर रही है। कैसे कांग्रेस पार्टी पर कोई विश्वास करे? आप खुद हाल में देखिए होगा आपने कि हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग मजबूत तरीके से खड़े रहते थे वो भी अब किनारा करते नजर आ रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के हाँ में हाँ नजर करते नहीं आ रहे हैं जी। आपने हाल में देखा होगा कि ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के दिन भी, उस दिन भी मतलब कांग्रेस पार्टी और उनके अगुवाई में जाने वाले मसले पर कुछ लोग किनारा करते नजर आए। ये बात जरूर है कि ये बात भी राहुल गांधी को उतनी ही ईमानदारी से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उतनी ईमानदारी से मानना पड़ेगा कि उनको पहले अपनी चीजों को दुरुस्त करना होगा। आप मुकाबला किससे करने जा रहे हैं? आप मुकाबला नरेंद्र मोदी से करने जा रहे हैं, इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे मजबूत नेता, बल्कि आप कह सकते हैं कि विश्व पटल में अभी एक अलग स्थान प्राप्त किया है उन्होंने, एक अलग प्लेस हासिल कर लिया है नरेंद्र मोदी ने। 7 सालों से मजबूत सरकार चला रहे हैं वो, और उनके खिलाफ अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको भी अपनी मजबूती बनानी पड़ेगी, तैयार होना होगा अपने आप को, अपने सिपासलारों को तैयार करना होगा। किसके भरोसे लड़ाई लड़ेंगे आप? आपके सिपासलार कपिल सिब्बल आपके खिलाफ गोलबंदी करते हैं, आपके सिपासलार मनीष तिवारी आपके खिलाफ गोलबंदी करते हैं, आपके सिपासलार जयराम रमेश आपके खिलाफ पैरोकारी करते हैं, आपके सिपासलार मजबूत आपके शशि थरूर वो आपके खिलाफ पैरोकारी करते हैं, आपके सिपासलार सबसे मजबूत गुलाम नबी आजाद वो आपके खिलाफ करते हैं। लूप होल्स यही हैं। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, खासतौर से हम राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं, तो लूप होल्स यही हैं। जैसे आपने कहा कि आप घर में मुत्तहिद नहीं है, आप घर में एक नहीं है, घर में आपकी बहुत जगह से मुखालफत होती है, इतने सारे होल्स आपके आसपास हो जाते हैं कि आपकी बात मजबूत नहीं रह पाती है। और तब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये कहा सिर्फ कि पूरा मुल्क एकजुट हो रहा है, मुत्तहिद हो रहा है आपकी महंगाई की इस नजरिए के खिलाफ, आप जो रोजाना चीजें महंगी करते हैं उसके खिलाफ पूरा मुल्क एकजुट हो रहा है। तो आपने ठीक कहा कि ये तमाम बातें उस लीडर या उस शख्सियत की तरफ से मजबूती से आगे जाती हैं जो खुद अपने घर में मजबूत हो। जिन तमाम लोगों का आपने नाम गिनाया, आपने ठीक कहा, गाहे बगाहे ये राहुल गांधी को वीक करते हैं, चाहे बयानबाजी के जरिए करते हो, चाहे अपनी किसी सरगर्मी के जरिए करते हो। आसिफ मुमताज, एक बात और देखिए ना, आप सभी लोगों की नजरों में है। कहा जाता है कि आप एग्जाम किस तरह से देते हैं ये सब कुछ निर्भर करता है आपके रिजल्ट पर। आपने एग्जाम रात भर दिया है, रात भर पढ़ाई करी है, दिन भर पढ़ाई करी है, नहीं करी है, उससे नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है आपके रिजल्ट पर। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले अगले साल, उसकी तैयारी में अगर आप उठा के देख ले कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी क्या है तो सिफर नजर आता है। उत्तराखंड में आपकी तैयारी का मसला समझ में नहीं आता है। जिसको आपने उत्तराखंड में चेहरा बनाया उसको आप पंजाब में मेडिटेटिंग के लिए भेज देते हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में जिसको आपने चेहरा बनाया वो कभी उत्तर प्रदेश जाती नहीं है। आप समझ में नहीं आता कि आप प्रियंका गांधी को देश का नेता बनाना चाहते हैं या प्रदेश का नेता बनाना चाहते हैं। आपने इस तरह से प्रियंका गांधी के खिलाफ आपने वहां पे घेराबंदी कर रखी है कि समझ में नहीं आता कि प्रियंका गांधी को आप ट्रैप करा रहे हैं या प्रियंका गांधी को आप बाहर निकाल रहे हैं। आपके पास तो एक बड़ा अस्त्र था, बड़ा शस्त्र था प्रियंका गांधी के रूप में, लेकिन आप उनको उत्तर प्रदेश से भेजकर आप उनको फिसड्डी करना चाहते हैं। ये कांग्रेसियों की अपनी अलग तरह की पॉलिटिक्स है। उसके बाद अब गोवा चले जाइए, गोवा में सरकार में आप कई बार रह चुके हैं, इस बार गोवा में अभी तक संगठन मजबूत नहीं है, संगठन पे काम नहीं हुआ है। आप किस तरह की बात करना चाहते हैं? आप कैसे कहेंगे कि आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं? आप कैसे कहेंगे कि आप मजबूती से लड़ाई, उस आदमी से, उस शख्स से, उस संगठन से आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे मजबूत आवाज है, जिसकी आवाज पे लाखों लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जो कहा जा सकता है बहुत ही अनडाउटली आप कह सकते हैं कि मास लीडर, क्राउड पुलर अगर हिंदुस्तान में कोई है तो नरेंद्र मोदी है। अगर आपको उनसे मुकाबला करना है तो फिर आपको उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, लोगों को नेता मानना पड़ेगा। राहुल गांधी अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको अध्यक्ष बनना है या नहीं बनना है। राहुल गांधी अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि लोकसभा में एलओपी उनको बनना है या नहीं बनना है। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे नहीं, जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे नहीं, और जीत हार कहां नहीं होती है। क्या ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर आपने अध्यक्ष बन लिया, आप अगर एलओपी हो गए तो आपको जीतना ही जरूरी है? अरे आप लड़िए तो सही। आप लड़ने से भाग रहे हैं, आप जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं जी। अगर आप कांग्रेस अध्यक्ष होते, आप डिसीजन लेते तो कौन मना कर देता आपको? आप लीजिए जी। आप बार बार ये भी कह रहे हैं कि आप चीजों को ठीक करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, मजबूत करना, किसके भरोसे? किसके भरोसे मजबूत करेंगे आप? आपको पता है, मैं आज ही आपको बता रहा हूं मुमताज,
2022 आने दीजिए, कांग्रेस में बहुत बड़ा कलह होने वाला है। क्यों? क्योंकि 17 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के जिनका राज्यसभा खत्म होने वाला है, और जब वो राज्यसभा खत्म होगा वो तमाम लोग इनके खिलाफ गोलबंदी करेंगे और इन पर प्रहार करेंगे। उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने मुखालफत शुरू कर दी है। कपिल सिब्बल हर बात पे कंडेम कर रहे हैं। अब कपिल सिब्बल को बनाने वाला कौन? कपिल सिब्बल को जानता कौन था? कपिल सिब्बल एक अच्छे एडवोकेट हो सकते थे, लेकिन कपिल सिब्बल को अगर केंद्रीय मंत्री बनाया है, कपिल सिब्बल को राज्यसभा सांसद बनाया तो सोनिया गांधी बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, लेकिन कपिल सिब्बल ये भूल गए। और ये राजनीति का कहरा है, राजनीति का ये सबसे बड़ा तकाजा है कि जो जिसको पैदा करता है वो उसके साथ कभी नहीं रहता। वो तमाम लोग छोड़ के भाग जाते हैं अपने मतलब के लिए। यहाँ कहा जाता है कि बाप का सर काट के बेटा आगे बढ़ता है। यहाँ कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी सस्टेबल नहीं होता है, कभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। कब किसके पाले में कौन चला जाए ये कोई कुछ नहीं कह सकता है। आसिफ, दरअसल आप और हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जिन पर राहुल गांधी को काम करना था। अभी उनमें से एक ये भी था कि राहुल गांधी एनर्जी के साथ आगे नहीं आते हैं। अब वो एनर्जी के साथ आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो बाकी चीजें आपने गिनवाई हैं आसिफ, ये इतनी बड़ी खला ले आती है राहुल गांधी के सियासी करियर में कि इनको फिलअप करते करते या फिर इनकी तलाफी करते करते राहुल गांधी को बहुत वक्त लगने वाला है। और अभी इन सब चीजों को रिजॉल्व करने में राहुल गांधी को अपनी एनर्जी इधर लगाने में या उधर लगाने में भी कश्मकश महसूस होती है दरअसल आसिफ। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, इसमें कहीं दो मत नहीं मुमताज, कि राहुल गांधी चाहते हैं करना। ये हम लोग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 7 सालों से एक ही आदमी को हमने सड़क पे देखा है कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करते, वो सिर्फ राहुल गांधी। हमने एक ही आदमी को पार्लियामेंट में मजबूत आवाज लगाते देखा है, वो भी सिर्फ राहुल गांधी। हमने एक ही आदमी को देखा है जो पार्लियामेंट में आंख मिला के नरेंद्र मोदी से सवाल कर सकता है, तो वो सिर्फ राहुल गांधी। हम ये बात भूल नहीं सकते। हम ये भी जानते हैं कि वो संगठन में ये जानते हुए कि उसके धुर विरोधी बैठे हुए, उसके बावजूद वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि राहुल गांधी की पीठ थपथपाई जानी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को अब समझना होगा। राहुल गांधी 1-2 दिन से नहीं बल्कि 14 सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर 14 सालों में भी आपने इस हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को नहीं समझा, आप जिस पोस्ट पे रहते हुए, जिस ओहदे पे रहते हुए, जिस जगह पे रहते हुए अगर आपने राजनीति नहीं समझी, तो फिर आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से आपको समझना होगा राहुल गांधी को कि राहुल गांधी को अब एग्रेसिव जोन में आना होगा। क्योंकि देखिए, आप डिफेंड होकर आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप अपने आप को डिफेंसिव रखे, कभी ये फुटबॉल का नियम है कि फुटबॉल में अगर आप ज्यादा डिफेंसिव होंगे तो ज्यादा गोल खाएंगे, इसलिए आपको ऑफेंसिव होना चाहिए। और ये अक्सर देखा गया, अभी आपने हाल फिलहाल आपने यूरो कप भी देखा होगा कि जो एग्रेसिव होता है, जो ऑफेंसिव होता है, जो गोल करने की क्षमता रखता है, वही टीम जीतती है। इसलिए आपको डिफेंसिव नहीं, अब आपको ऑफेंसिव खेलना होगा। अब आपको वो मुकाबला करना है। अगर आप जब तक मुकाबले में नजर ही नहीं आएंगे, जब तक आप लड़ाई लड़ेंगे नहीं, तो फिर कैसे एनालिसिस होगा कि आप कमजोर हैं या ताकतवर हैं? अभी तक तो आप बाहर से सिर्फ आप देख रहे हैं। आपको उतर के मुकाबला करना होगा। आप में ताकत जरूर है, लेकिन आपको नई टीम, अभी तक आपने टीम क्यों नहीं बनाई? किसने मना किया है? डॉक्टर ने मना किया आपको। आप बनाइए अपनी टीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा आसिफ, और ये भी सही है कि दुनिया आपकी कोशिशों को नहीं, आपने जो रिजल्ट दिया है, आपने जो नतीजा दिया है, दुनिया उनको सलाम करती है। कोशिशें आपने बेशुमार की होंगी, लेकिन जितनी सारी कमियां हैं, जितनी खलाएं हैं सियासी करियर में राहुल गांधी के, उनको भरने में वाकई वक्त लगने वाला है उनको। अब गैस के मामले पर उन्होंने महंगाई पर ये तीसरी, चौथी, अब 5वीं दफा सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को हमेशा रिपीट किया है आसिफ। अलग अलग अंदाज में उन्होंने उन्हीं चीजों को बोला है। उन्होंने कहा है कि आपके चंद दोस्त हैं, आप सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंचाते हैं, बाकी लोग आपकी तरफ से भाड़ में जाएं। देखिए, ये आरोप है, आरोप तो बिल्कुल ऐसे ही लगाए जाएंगे और राहुल गांधी इसी तल्ख अंदाज में नजर आते हैं। ये बात सीधी बात है कि किसको फायदा और किसको नुकसान, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हम उस वाले इशू पे हैं भी नहीं। हमारा सब सिंपल सा एक इशूज़ है कि महंगाई की मार से दो चार पूरा हिंदुस्तान है, महंगाई की मार से दो चार तमाम लोग हैं। हर खास व आम की परेशानी बढ़ी हुई है, हर आदमी के जेब पे डाका पड़ा हुआ है, हर आदमी परेशान हाल है। लोग इस तरीके से परेशान है कि उनकी परेशानियां दूर होती अभी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे तो कहाँ से कम होगी परेशानी? कहाँ से सब्जियों के दाम कम होंगे? कहाँ से आपके खाने पीने के दाम कम होंगे? कहाँ से दूध के दाम कम होंगे? जब आप खाएंगे पिएंगे नहीं, जब आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब आपके पॉकेट का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जाएगा, तो कैसे मानेंगे आप कि चीज़ें ठीक हो गई? कैसे मानेंगे आप? आसिफ, अगर हम दूसरे तरीके से इसको समझें तो अब जो ये एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतें, वो चाहे कमर्शियल सिलेंडर की बात हो या घरेलू गैस सिलेंडर की बात हो, क्या वाकई एक बड़ा मुद्दा है जिसको हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ ठीक से कैश कर सकता है?
देखिए, एक बात साफ है कि ये केंद्र सरकार को अब देखना होगा और केंद्र सरकार के रिप्लाई का इंतजार सबको है। केंद्र सरकार के इस तमाम सवालों के जवाब का इंतजार होगा कि आखिर राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब क्या देता है। क्योंकि देखिए, माने या न माने, लेकिन एक बात केंद्र सरकार को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि राहुल गांधी को आप पसंद करें नापसंद करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप राहुल गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कम से कम आज के डेट में राहुल गांधी ने स्थिति जरूर बना के रखी है कि राहुल गांधी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। राहुल गांधी अगर कोई सवाल करते हैं तो अब और जवाब देने होंगे कि 2 साल में राहुल गांधी ने अपनी क्रेडिबिलिटी में बहुत बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। खासतौर पर कोरोना के मामले में, जब कोरोना पे वो बार बार चिल्ला रहे थे कि कोरोना आने वाला है, परेशानियां बढ़ने वाली है, केंद्र सरकार ने उनको पप्पू और पता नहीं क्या क्या, ये बात खुद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। लेकिन जब नतीजे आए, जब सामने कोरोना आया तो सभी लोग परेशान हाल नजर आए, सभी एक दूसरे की जान बचाने की दुआएं मांगते नजर आए और ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही से हुआ। उसके बाद फिर जब फेज 2 आने वाला था तब भी राहुल गांधी ने बार बार इंडिकेट किया था कि अभी भी संभलने का वक्त है, अभी भी संभल जाइए, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर उनकी बात को इग्नोर किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए राहुल गांधी की बात को केंद्र सरकार अब इग्नोर करे ऐसा फिलहाल मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी की इन तमाम सवालों के जवाब केंद्र सरकार बहुत जल्द देगा। हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री दें या फिर पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब क्योंकि आसिफ आपने ठीक कहा, क्योंकि ऐसा इससे पहले कई बार हो चुका है कि जब राहुल गांधी की कोई सरगर्मी होती है, कोई एक्टिविटी राहुल गांधी करते हैं तो उसके बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका जवाब दिया जाता है बाकायदा तौर पर। तो अब मुल्क भर को इंतजार है कि महंगाई का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया है, जाहिर सी बात है अब सीधे आम आदमी के सरोकार की बात की राहुल गांधी ने, तो दिल से भी अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं वो आम आवाम से। तो लोगों को भी इंतजार इसीलिए होगा आसिफ कि अब हुकूमत की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा। आपको किस किस्म के रद्द अमल की उम्मीद है आसिफ मरकजी हुकूमत से? देखिए, मैं आपको अभी सबसे बड़ी खबर बता दूं मुमताज की अभी ताज़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम के हालात बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही परेशानियों भरा है, क्योंकि आप साफ तौर पे लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है दिल्ली में और दिल्ली की बारिश ने दिल्ली सरकार की पोल खोल दी है। ये बात कहते हुए किसी को कोई गुरेज नहीं है। जो सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाने के लिए मानी जाती रही है, जो सरकार बार बार ये कहती है कि दिल्ली का कायाकल्प कर दिया है और दिल्ली के भरोसे वो पूरा देश जीतने की बात कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, सबकी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं, उनसे दिल्ली में ये हालत नहीं हो रही है। दिल्ली संभल नहीं रहा है और बड़ी बड़ी बातें करा लीजिए इनसे। दिल्ली की हालत साफ तौर पे आप सड़कों पे नाले देख लीजिए किस तरीके से हुए पड़े हैं। दिल्ली की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। यही सरकार है जो बार बार बड़े बड़े इश्तेहार और पोस्टर निकाल के लगाते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में हमने सब कुछ दुरुस्त और बेहतर कर दिया है। सड़क तो ठीक हुआ नहीं, बाकी चीजें क्या दुरुस्त की हैं वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जहां तक बात राहुल गांधी की है तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, राहुल गांधी साफ तौर पर है कि अब बहुत एग्रेसिव वे में आगे बढ़ने वाले हैं, उसकी तैयारी भी चल रही है। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना ज्यादा हो सकता है वो लोगों से जुड़े और लोगों के जरिए वो आगे बढ़े। उन्होंने यूथ विंग को बहुत मजबूत किया है। यूथ के अध्यक्ष श्रीनिवास जो हैं वो लगातार राहुल गांधी के इंडिकेट पर हमेशा तत्पर नजर आते हैं और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं, अभी तक इसकी घोषणा किसी ने नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 48 घंटे के अंदर भी जो श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे। इस बात का दावा है मुझे, क्योंकि राहुल गांधी के इस वक्त सबसे बड़े सिपासलार के तौर पर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष दिखा जा रहा है और इसलिए ये साफ कह सकती है कि अब यूथ कांग्रेस पार्टी में और कोई उठे ना उठे, आए ना आए सड़कों पर, लेकिन राहुल गांधी का साथ देने के लिए यूथ कांग्रेस हमेशा तत्पर नजर आता रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है मुमताज, लेकिन मेरा पुख्ता दावा है कि 24 से 48 घंटे में यूथ कांग्रेस के वर्कर किसी न किसी मंत्री के बाहर, घर के बाहर, या फिर किसी पार्टी कार्यालय के बाहर या फिर पेट्रोलियम विभाग के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे। जी। और आसिफ, क्या लगता है आपको किस किस्म का रिएक्शन होगा हुकूमत की तरफ से राहुल गांधी के इस नए हमले पर? देखिए, बिल्कुल सरकार को जवाब देनी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने इतना तो तय कर ही दिया, इतना तो पैरामीटर खड़ा कर दिया कि आपको तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आप चाहे राहुल गांधी की जितनी खिल्ली उड़ानी उड़ा लीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नाकों चने चबवा के रखा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिए, राहुल गांधी अगर कोई सवाल करते हैं तो केंद्र सरकार को इसका जवाब देना पड़ता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि पसंद नापसंद हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी को इग्नोर कर पाना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने जैसा होगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामक तेवर जो दिखाए हैं हाल फिलहाल में, वो कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार के लिए मुसीबतें खड़ा करने वाला काम करता नजर आया है। और यही होता है। देखिए, लड़ाई अब तभी लड़ सकते हैं जब आप खूब मजबूत हों, और लड़ाई जब लड़ेंगे तभी आपके भी ताकत का अंदाजा होगा।
तो इसलिए ये माना जा रहा है और ये मान लीजिए मुमताज कि राहुल गांधी अब सड़कों पे नजर आएंगे और केंद्र सरकार की जवाबदेही तय होगी और केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जी, आपने ठीक कहा आसिफ। और आज तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की है, अभी आने वाले 1-2 रोज में फिर से राहुल गांधी से लेकर, आपने ठीक कहा, न सिर्फ उनके वर्कर्स नहीं, उनका यूथ विंग नहीं, हो सकता है खुद राहुल गांधी भी सड़क पर नजर आ जाएं कल। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। देखिए, क्योंकि साफ तौर पे कि राहुल गांधी को भी अब ये पता है कि ये एक ऐसा इश्यूज है जो सभी लोगों को कनेक्ट करता है। सभी लोग परेशान हाल हैं, चाहे वो खास हो चाहे आम हो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि महंगाई ऐसी डायन है जो सबके जेब पे डालती है, सबका जेब खराब करती है, सबके बजट खराब करते हैं। आप खुद सोचिए ना कि जो 2 रुपये कमाने वाला है उसके लिए भी महंगाई परेशान करती है और जो 2 लाख रुपए कमाने वाला उसके लिए महंगाई परेशान करती है। क्योंकि महंगाई ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको आपके बजट को गड़बड़ कर देती है, कमर तोड़ देती है। इसीलिए महंगाई को लेकर तमाम लोग जानते हैं कि इस ऐसे इश्यूज पे अगर कोई भी पार्टी खड़ी होगी तो उसका साथ देने के लिए तमाम लोग उनका साथ जरूर देंगे। हर खास आम उसके साथ नजर आएगा क्योंकि महंगाई की मार से 2-4 पूरा हिंदुस्तान है। जी बिल्कुल। और अब लग तो ये रहा है आसिफ कि महंगाई का ये मुद्दा एक परमानेंट टॉपिक मिल गया, राहुल गांधी को एक परमानेंट मौजू मिल गया है, मुस्तकिल मौजू, जिस पर वो जब चाहे तब बात कर सकते हैं और जब चाहे तब सरकार को घेर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये देखिए, इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि इस इशू पे केंद्र सरकार को राहुल गांधी किसी तरीके से बकसने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, किसानों के मसले पर इन्होंने ये कह दिया कि नहीं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इस पर तो जवाब देना मुश्किल है केंद्र सरकार के लिए। क्या जवाब देंगे? बैरल की कीमत साफ तय हो रही है। ये बताया जा रहा है कि 2014 में अगर 70 रुपये था, 2021 में इतने। आप कह सकते हैं कि चीज़ें बढ़ रही हैं। अरे भाई, चीज़ें बढ़ रही हैं तो बैरक वहाँ कम हो रहा है, वहाँ पे क्रूड ऑयल की कीमत कम हो रही है, वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में गैस सिलेंडर की कीमत कम हो रही है। तो क्या सिर्फ हिंदुस्तान में ही इसकी खपत ज़्यादा है या हिंदुस्तान में ही ये चीज़ें हैं कि सिर्फ उसके ऊपर आप बढ़ाने की जिम्मेदारी ले रखे हैं? आपको ये समझना पड़ेगा और इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा। तो अब महंगाई को लेकर जिस किरदार में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, आसिफ इकबाल, राहुल की शख्सियत जिस तरह से अब सामने आई, आपने कहा कि लोग उनके बारे में जो बोलते हैं वो बोलते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने कम से कम सवालों के जवाब देने पर अब मजबूर किया है सरकार को। और हमेशा जब भी वो कोई मुद्दा लेकर सामने आते हैं तो फिर उधर से जवाब भी आने लगा है। देखिए, साफ तौर पे है कि राहुल गांधी ने बजाबते बहुत देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हर सवाल का जवाब भी दिया। जो जो उनसे सवाल पूछे गए उन सवालों के जवाब देते नजर आए। राहुल गांधी ने ये भी बताया कि देखिए, हमने कोई ऐसा नहीं कि हम उठ के आए और सीधे आके सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, बल्कि हमारे पास डाटा है और उस डाटा में साफ साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरीके से सरकार अपनी जिद की वजह से, अपने जिद्दी व्यवहार की वजह से तमाम लोगों को मुसीबतों में डाल रही है। क्योंकि देखिए, परेशानियां तो हैं, इसमें तो किसी को दो मत ही नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन को एक्सप्लेन किया है, वो भी एक बड़ा हास्यास्पद है कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि चीज़ों को हम दुरुस्त करने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहाँ, किस तरीके से? केंद्र सरकार की अभी तक ऐसी कोई भी काम नहीं देखी गई है जिसको लेकर ये कहा जा सके कि उसने महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए, महंगाई पे लगाम लगाने के लिए कोई कदम उठाया हो। बिल्कुल भी नहीं। बल्कि राहुल गांधी लगातार ये सवाल अगर कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा केंद्र सरकार को। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी बात आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने सिर्फ यही नहीं कहा कि पेट्रोल डीजल और जीडीपी का जो एग्जांपल उन्होंने दिया गैस पेट्रोल डीजल का, वो साफ तौर पे इसलिए था कि आप एक तरफ तो जीडीपी का रोना रोते हैं, एक तरफ आप कहते हैं जीडीपी हमारी नहीं बढ़ रही है, और दूसरी तरफ गैस डीजल पेट्रोल के दाम आप बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब ये भी आप बता रहे हैं कि नहीं जी, हमारा मेन जीडीपी तो वो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जो अगर इधर की बात करें तो ये लगातार महंगाई बढ़ती जाएगी। बिल्कुल आसिफ, आपने ठीक कहा। अब वाकई ये देखने वाली बात है, अगर राहुल गांधी अब मुसलसल सीधे आम आदमी के सरोकार की बात कर रहे हैं तो फिर राहुल गांधी वर्सेस मरकजी हुकूमत, ये जो अब रोजाना नया सूरत हाल पैदा होता है, वो चाहे महंगाई को लेकर हो, ज़राई कवानीन को लेकर हो, या फिर पेगासस मामले को लेकर हो, या कोई भी मुद्दा हो, अब लोग देखना चाहते हैं कि ये कितनी दूर तक जाता है आखिर। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस तफसीली गुफ्तगू के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त।